हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.4 का एक क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको देखिए क्या करना है। इसमें कह रहा कि एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा एक 5 है, एक 12 है, 13 सेंटीमीटर है। इसकी जो ये 13 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इसके सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब डाला गया है। 13 सेंटीमीटर वाले भुजा के सामने वाले शीर्ष से इस पर हम लंब डाले हैं, इसी की लंबाई बतानी है। तो हमको निकालना है AD की लंबाई। तो ज्ञात हम लिखे लेंगे। ज्ञात है त्रिभुज ABC की भुजाएं। त्रिभुज ABC की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। ये चीज़ मालूम है। और AD की लंबाई हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये तो ज्ञात हो गया, ज्ञात करना है। दूसरा आइटम डालेंगे ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है AD की लंबाई। AD की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए उत्पत्ति हल इसका निकालते हैं, कैसे होगा। तो हल के लिए जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस वाले खंड को x मान ले रहे हैं। तो ये वाला 13 - x होगा, क्योंकि पूरा 13 है, कंप्लीट 13 है, पूरा 13 है। तो अगर एक x मान लेंगे तो ये वाला कुल में से x को घटाएंगे तो इधर निकल जाएगा। तो ये बात आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए, चूंकि ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला त्रिभुज जो बाएं तरफ का है, ये भी समकोण त्रिभुज, और दाएं वाला भी समकोण त्रिभुज, दोनों समकोण त्रिभुज होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दिया जाए, त्रिभुज ABD में कोण ADB 90 अंश है। ADB यानी ये वाला, ये 90 डिग्री है। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारा नियम होगा 90 अंश कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग, यानी AB का वर्ग बराबर शेष दो भुजा पर बने वर्गों के योग, यानी AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। मान को भरते चला तो AB स्क्वायर हमारा 5 का वर्ग होगा। AD पता नहीं, AD को AD लिखेंगे, BD x पता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, छोड़ दे रहे हैं। थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए इसको। तो ये 25 हो जाएगा। 25 बराबर AD का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ये मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद त्रिभुज इस वाले में ADC में, त्रिभुज ADC में भी कोण 90 अंश है। ADC 90 डिग्री है। पुनः पाइथागोरस प्रमेय से, तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगा दिया जाए। तो अब ये 90 अंश है, तो इसके सामने 12 का स्क्वायर होगा, यानी कर्ण 12 का स्क्वायर होगा। लंब वही होगा और आधार हमको होगा 13 - x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो 144 = हो जाएगा 12 का वर्ग 144, AD का स्क्वायर प्लस इसको खोल देते हैं A - B का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर प्लस B यानी x स्क्वायर माइनस 2AB, ये -B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हो गया 144 = AD का स्क्वायर प्लस 169 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26x। यहाँ से AD स्क्वायर x स्क्वायर दोनों को सॉल्व करना, तो x का मान निकल जाएगा, x का मान उसमें पूरा कर लेंगे। इसको मान ले रहा है इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 में से 1 को घटा दिया जाए, 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो जब 2 में से 1 को घटाएंगे तो एक वाला हमारा निगेटिव हो जाएगा। एक का साइन हम निगेटिव कर लेते हैं, जिसको घटाते हैं उसका साइन निगेटिव करना पड़ता है। चलिए अब AD स्क्वायर निगेटिव, AD स्क्वायर पॉजिटिव, x स्क्वायर निगेटिव, x स्क्वायर पॉजिटिव, खत्म हो गया। 144 में से 125 घटेगा तो 14 में से 5 गया 9, 9।
यहाँ बचा 13 13 13 होगा 130, 14 में से 5 है 2 भी है तो 3 में से 2 गया 119 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ से 169 बचा 169, ठीक है। और ये दोनों तो कैंसिल हो गया, -26x, तो यहाँ से 169 को इधर ला दें तो 119 माइनस 169 बाएँ चला गया तो माइनस हो जाएगा, उधर -26x है तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 1 गया 5 और ये भी निगेटिव कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यक्स ये यही रहेगा, इसको हम इधर ला दिए तो 9 में से 9 गया 0, 16 में से 11 गया 5, यही होगा। तो यक्स की वैल्यू हो गई 50/26, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, 26 नीचे चला जाएगा, 25/13, 25/13 इसमें पुट अप कर दिया जाए इसमें तो एडी का मान निकल जाएगा। एडी का मान ही हमको निकालना था तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दिया जाए तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस इसका वर्ग, क्योंकि x स्क्वायर है तो इसका वर्ग होगा 625/169, इसका वर्ग होगा 625/169 क्योंकि x स्क्वायर। अब AD का मान निकालना है तो यहाँ से AD स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, यानी 25 में से घटेगा 625/169, 625/169 तो 625/169 घटाएंगे इसको, फिर यहाँ आ जाते हैं तो AD का स्क्वायर बराबर हो गया, यहाँ 25 कामन ले रहे हैं, दोनों में से 25 कामन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, इसको 1/1 लिख देते हैं और 25 25 625 है, 25 625 तो 25 टाइम में कट जाएगा 169, तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर हो गया 25 बाहर है, यहाँ पीछे गुणा करेंगे तो 169 माइनस 25 169, तो AD का स्क्वायर बराबर हो गया 25 169, 9 में से 5 गया 4 और यहाँ बचा 5 में 2 गया 3, 5 में 6 में 2 गया 4, 144/169, ठीक है। अब AD की वैल्यू निकालेंगे तो काणी में सब चला जाएगा, 25 भी काणी में, 144 भी काणी में, 169 भी काणी में, तो AD का मान निकल जाएगा 5 × 12/13, 5 × 12 वही 60/13, 60/13 ही आंसर आना चाहिए। ये 16/13 होगा, 60/13, इसको दशमलव में ले जाना पड़ेगा तो 13 चौक के 52, 8 बचा 80 हो गया, फिर 13 छक्के 78, 2 यही आएगा लगभग 4.61 सेंटीमीटर। चलिए एक तरीका तो ये रहा, लंबा हो गया, देख रहे हैं काफ़ी लंबा कैलकुलेशन करना पड़ा, कोई बात नहीं है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, कर लेंगे आप लोग। ये एक तरीका हो गया जिसमें हम सिंपल कुछ नहीं किए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे 21 वाले में वैल्यू हमको निकल गई। फर्स्ट मेथड थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका लगा रहे हैं और छोटा करने का तरीका देखिए। दूसरा तरीका है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 2 दशा में निकाल देंगे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल की मदद से भी इसको लगाएंगे। तो ये सेकंड मेथड आपको शार्ट मेथड बता रहे हैं, शार्ट मेथड। तो शार्ट मेथड देखिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको याद है 1/2 आधार गुणे लंब, सबको पता है। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 दशा में निकालेंगे।
एक तो जैसे दिख रहा है आपके सामने, इसका लंब AD हो जाएगा, आधार BC हो जाएगा। तो हम लिख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब, ये फार्मूला हमारा होता है। तो आधार हमारा BD है जो 13 सेंटीमीटर है, और लंब AD पता नहीं है, तो इसको मैं यहीं अभी छोड़ देता हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। चलिए एक दूसरी दशा में इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा दें बीच वाली लाइन को। तो आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कैसे पता चल गया? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग 169 आएगा, इसका वर्ग 144, इसका वर्ग 25, 144 25 जोड़ेंगे वो भी 169 होता है। तो अगर किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, या समकोण त्रिभुज प्रमेय का विलोम है इस चैप्टर का। तो विलोम यही कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं, या सबसे बड़ी भुजा के सामने के कोण को 90 अंश कहते हैं। तो ये क्लियर है। हम कहेंगे चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके आधार पर हमने लंब और आधार को भी डिसाइड कर लिया। लंब आधार देखिए, लंब आधार कोण भी हमने डिसाइड कर लिया। अब कैसे पता चल गया कि नीचे वाला कोण होगा? क्योंकि सबसे बड़ी भुजा को कोण मानते हैं। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 13। तो अब हम दूसरा लिखने जा रहे हैं। चूंकि हम जानते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर हो। दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, योग के बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए, तो ये यही कहानी है। हम लिख देंगे चूंकि 13 का वर्ग बराबर हो जाएगा 5 के वर्ग प्लस 12 के वर्ग के, लिख लें, इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज ABC समकोण, त्रिभुज ABC में कोण ये 90 अंश होगा, अर्थात समकोण त्रिभुज होगा, अर्थात त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज होगा। तो चाहे जिस भाषा में आप लिखें, हमने समकोण इसको सिद्ध कर दिया। चलिए, जब समकोण हो गया तो क्लियर हो गया कौन कोण होगा कौन लंब। किसी लंब आधार तो किसी को मान सकते हैं, अब इसको भी लंब माने, इसको आधार माने, लेकिन कोण तो यही होगा, ऑलवेज यही होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े को ही कोण मानते हैं। ये कोण नहीं हो सकता, अभी कोण नहीं हो सकता, ये कोण होगा। कोण क्लियर हो गया तो लंब आधार किसी को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं। इसको लंब मानेंगे या इसको मान लें, कोई फर्क नहीं। तो अब आइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल फिर हम निकाल रहे हैं। पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो अब फिर 1/2 आधार गुणे लंब, वही कहानी, आधार गुणे लंब। लेकिन अब आप देखिए आधार लंब उस तरह का नहीं रह गया। अब पहले ऐसे लंब था, ऐसे आधार था, जो हमने ऊपर लिख दिया है। अब आधार और लंब दूसरे ढंग से हो गया। क्या हो गया? आप देख ही रहे हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो गया 1/2, आधार हमारा 12, लंब 5, 12 और लंब 5, 2 से 6 बार में 6 पंजे 30 हो गया, यानी क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 30 वर्ग जो भी होगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्र। इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। तो राइट हैंड साइड आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। यानी हम लिखेंगे 1/2 गुणे 13 गुणे AD बराबर लिख देंगे 30। 1/2 गुणे 13 गुणे AD बराबर 30।
तो AD बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 के साथ 2 का गुणा होगा और 13 नीचे आ जाएगा। तो पुनः AD बराबर 60/13 आया जो हम लोग निकाले थे। तो पुनः वही आंसर हमको मिल गया। 2 तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका से भी आप इसको निकाल सकते हैं, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। सेकंड मेथड, एक थर्ड मेथड भी बता रहा हूँ, उसको भी जानिए। थोड़ा सा 2-4 लाइन इसको नोट कर लीजिए, आइडिया क्लियर हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 2 दशा में। चलिए एक थर्ड मेथड भी बताते हैं, नोट कर लीजिए। आइए इसी सवाल को एक तीसरे नियम से भी जानते हैं। तो तीसरा नियम हमारा, इसको मैं समरूपता के नियम से कर रहा हूँ, क्योंकि समरूपता भी आप सीख चुके हैं, समरूपता का नियम भी जान चुके हैं, इसलिए आइए समरूपता से भी सवाल को लगाते हैं। कई नियमों से लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट हम लोग और डेवलप होगा, अच्छा हो जाएगा। तो हमको AD की लंबाई निकालनी है। तो AD के लिए देखिए, हमने पहले मेथड में इसको x माना था, तो ये वाला 13 - x था DC। तो इसी आधार पर इसको हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों त्रिभुज अगल बगल वाले समरूप होंगे। अब कैसे हमने कह दिया, तो ध्यान दीजिए। बाएं तरफ का 1 90, दाएं तरफ का 1 90, एक कोण तो क्लियर हो गया 90 90। एक कोण और दिखा दिया जाए, अगर इसका एक कोण और इसका एक कोण और बराबर हो जाए, एक कोण तो दिख रहा है 90 90 दोनों में, और समरूप दिखाने के लिए 2 ही कोण चाहिए हमको। तो थोड़ी देर के लिए इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। तो ऊपर वाला 90 - थीटा होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि 2 कोण पता हो गया 90 थीटा। तो तीसरा कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे। तो अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो ये कैसे निकलेगा, तो इसको निकालने के लिए 180 में से घटा देंगे, किसको जोड़ के, 90 को और थीटा को। तो 90 और थीटा को हम जोड़ लिए, 180 में से घटा दिए, एक कोण अभी देखिए वही आएगा, 90 - थीटा आएगा। अंदर ले जाएंगे तो 180 - 90 - थीटा, ये दोनों मिला के 180 में से 90 घटा, और ये दोनों का चिन्ह देखिए माइनस हमने लिख दिया, चूंकि कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह है। तो ये 90 हो गया -थीटा, तो ये क्लियर हो गया 90 - थीटा। चलिए अब जब ये 90 - थीटा हो गया, तो इधर वाला देखिए, इधर वाला ये पूरा 90 है, कंप्लीट 90 है। एक खंड पता है, तो दूसरा खंड कैसे निकलेगा, तो पूरे में से, पूरा का मतलब 90 में से इस वाले को घटा देंगे, 90 - थीटा को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो पहला निगेटिव हो जाएगा, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 90 + कट गया, थीटा आ गया, ये कितना आ गया, थीटा। बस इतना ही मेहनत है। अब आप देखिए, बाएं वाले त्रिभुज का 90 थीटा, दाएं वाले का भी 90 थीटा। ये भले है कि ये ऊपर वाला है, नीचे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोण बराबर होना चाहिए। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि 2 कोण बराबर हो गया। अगर इसका एक 90 थीटा है तो इसका भी एक 90 थीटा हो गया। तो अब मैं यही लिखने जा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ADC में मान करके मैं वहां तक थीटा तक पहुंच रहा हूं। माना कोण B बराबर थीटा, अतः मैं इस कोण को निकालने जा रहा हूँ, BAD को। अतः कोण BAD जो होगा वो कितना होगा, 180 में से घटा देंगे, किसको जोड़ के, थीटा को और 90 को, 90 को और थीटा को। तो कोण हमारा BAD हो जाएगा 180 - 90 - थीटा। तो 180 में से 90 घटा, 90 आया -थीटा। चलिए कोण BAD पता हो गया। अब हम कहेंगे कोण DAC यानी राइट वाला। पुनः कोण DAC, तो DAC कैसे निकलेगा ये वाला, चूंकि कंप्लीट 90 है, कोण BAC 90 है, कोण BAC मैं लिख दे रहा हूँ। BAC में से BAD को घटा देंगे, BAC में से BAD को घटा देंगे। BAC माने पूरा, BAC का मतलब पूरा BAC, क्योंकि B से A से C पूरा हो गया। और BAD का मतलब इतना। तो जब इस कंप्लीट में से इतना घटाएंगे तो ये मिलेगा। तो BAC हमारा टोटल 90 है। कैसे 90 है, चूंकि ये 13 है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 और 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144 जोड़ेंगे 169 के बराबर होगा। तो कंप्लीट कोण 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। तो ये BAC 90 हो गया। अब BAD हमने अभी निकाला, कितना निकाला है, 90 - थीटा निकाला है। तो अब जो है जब
खोलेंगे तो 90 माइनस हो जाएगा, थीटा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस खत्म हो गया, थीटा हो गया। चलिए डी ए सी निकल गया हमारा। अब हम कहेंगे त्रिभुज बी ए डी समरूप होगा। बी ए डी समरूप होगा। देखिए बी इसमें थीटा है तो इसमें थीटा कौन है, ए, तो मैं पहले ए लिखूंगा, क्रम पर ध्यान देना है, पहले बी तो यहाँ पहले ए, क्योंकि बी इसमें थीटा से, उसके बाद ए का नंबर, ए माने खाली वाला, तो हमारा खाली सी है, तो अब सी लिख दिया जाएगा। और जब दो क्लियर हो गया तो तीसरा तो डी है, ये है, वैसे भी मिलाएंगे तो डी इसमें भी 90, डी इसमें भी 90, देखिए डी डी 90, तो ठीक है। तो किस नियम से आ गया, एंगल सिमिलरिटी से आ गया। तो यहाँ तक हम पहुँच गया कि अभी तक हम लोग सिमिलर दिखा है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप जब दिखा दिया गया तो अब समरूपता का नियम लगा दिया जाए। क्या होता है समरूपता का नियम, आप लोगों को खूब पता है। ऐसे बटा बनाते हैं और निकाल देते हैं। चलिए पहले हम इस त्रिभुज की भुजा ऊपर ले रहे हैं, तो इस त्रिभुज की भुजा है के बी ले रहा है, के डी ले रहा है। ए डी जानबूझ के लेंगे क्योंकि ए डी हमको निकालना है, तो ए बी ए डी ऊपर लिए। अब इस त्रिभुज में आते हैं, नीचे कौन सा है, तो ये भी किससे जुड़ा है, तो ये भी इसमें जुड़ा थीटा से खाली से, तो इसमें थीटा से खाली से कौन है, AC है, इसके नीचे मैंने AC लिख दिया। अब AD इसमें देखा जाए किससे है, खाली से 90 से, तो इसमें खाली से 90 से कौन है, DC है, तो मैं DC लिख देता हूँ। मान भर दिया जाए, AB का मान 5, AC का मान 12, AD का मान पता नहीं, तो AD को AD लिख देंगे। DC का मान 13 माइनस एक्स। चलिए अब x झंझट हमारा कर रहा है, x एक परेशानी का कारण है, AD तो हमारा निकल जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे, 5 के साथ हो जाएगा 13 माइनस एक्स बटा 12। तो AD तो निकल गया लेकिन x की ज़रूरत महसूस हो रही है। अब x को कैसे निकालेंगे, तो x को निकालने के लिए एक काम हमको और करना पड़ेगा। अगर तीसरे भुजा को भी हम लेते हैं, तीसरी भुजा अगर इसमें हम लेते हैं BD, तो BD 90 थीटा, तो इसमें आएगा AD। अगर BD लेते हैं और नीचे AD आएगा, यहाँ BD AD, तो देखा जाए वो कुछ हमारा हेल्प करेगा क्या। तो BD को मैं x लिख दूंगा और AD को लिख दूंगा, AD को AD लिखूंगा, तो वो भी हमारा कुछ सहयोग करने वाला नहीं है। x निश्चित रूप से हमको निकालना ही पड़ेगा। अब आइए ये x कैसे निकालेंगे, ये चीज़ मैं यहीं अभी छोड़ देता हूँ, x बिना काम चलने वाला नहीं है। इक्वेशन नंबर 2। अब x के लिए कैसे करेंगे, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कुछ छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले पर विचार किया जाए, ABC पर, ये भी समरूप है। ये त्रिभुज और बड़ा वाला भी समरूप होगा, चाहे ये वाला बड़ा वाला भी समरूप होगा। क्यों, क्योंकि बड़े वाले का एक 90 है, देखिए एक 90 है, बड़े वाले का एक थीटा है, इसका भी 90 थीटा है, इसका भी 90 थीटा है, बड़े वाले का भी 90 थीटा है, बड़े वाले का देखिए 90 आई तो थीटा, तो बड़े वाले त्रिभुज को भी शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ चर्चा, ताकि x की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। तो मैं बड़े वाले को भी शामिल कर रहा हूँ। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC यानी बड़ा वाला समरूप है ये त्रिभुज छोटे वाले के, त्रिभुज ADB के, तो मैं यहाँ भी रिलेशन ले रहा हूँ। तो अगर हम छोटे इस वाले, पहले बड़ा मैं लिखा हूँ, तो पहले बड़े की भुजा लिया जाए, बड़े की भुजा अगर AB लिया जाए और फिर बड़े की भुजा B, एक AB हमने लिया, AC भी ले सकते हैं, AC ले लिया जाए, AC। चलिए तो छोटे ADB में आना, तो ADB में जब आएंगे तो त्रिभुज ABC को अगर ध्यान दीजिए तो AB किससे जुड़ा है, 90 से थीटा से, तो छोटे वाले में 90 से थीटा से कौन जुड़ा है, BD, तो नीचे हो जाएगा BD। अब AC देखा जाए, बड़े त्रिभुज में AC किससे है, 90 से और खाली से, तो इसमें 90 से खाली से कौन है, AD हो गया। अब मान फिर भर दिया जाए, तो BD बटे AB बटे BD x इज इक्वल टू AC हमारा 12 था और AD पता करना है, चलिए तो x का मान अगर पुटअप कर दिया जाए, चाहे इसको सबसे पहले मैं AD
AD बराबर कर दिया तो x की वैल्यू निकलेगी, फिर AD का मान निकल जाएगा। चलिए AD हम यहाँ से मान निकाल रहे हैं, तो AD को यहाँ 5 को यहाँ भेज दे रहे हैं, तो यहाँ से AD बराबर हो गया 12x/5। समीकरण नंबर इसको मान लिया जाए 3। तो AD का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, AD को यहाँ भेज दिए और इसको यहाँ भेज दिया, x बार के साथ चला गया। अब दोनों AD के ही मान, ये भी AD का मान दोनों को इक्वल करा दिया जाए। तो इक्वल कराने से हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ छोटा सा, या इसको मिटा लेता हूँ। तो AD के मानों को बराबर कर दें तो 12x/5, यहाँ AD का मान 5 टाइम 13 - x/12। चलिए यहाँ से ऐसे तिरछा गुणा कर दिया जाए तो 144x, 12 का गुणा 12 में 144, यहाँ 25 का गुणा 13 में होगा तो 25 13 - x, तो 144x = 25 का 13 गुणा तो 325 हो जाएगा -25x, क्योंकि 25 यहाँ 75 को 5 7 25 से करने 25 7 32, ठीक है। 325 को इधर 25 को इधर कर दिया, 144 में से 125 घटेगा तो 144x, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, घटेगा नहीं जुड़ जाएगा। आइए 325 हो गया, तो ये हो गया 961x = 325। x की वैल्यू 325/169। अब x का मान यहाँ भरेंगे तो फिर हमको AD की वैल्यू निकलेगी, मतलब ये भी लंबा हो गया। लेकिन हम आपको तरीका बताए हैं, कई तरीके से सवाल भले लंबा हो लेकिन सवाल कम लगा सकते हैं। तो यहाँ से 5/12 5/12 हो गया। पुस्तक में 13 माइनस इतना मैं लिख रहा हूँ, 13 - 325/169 इसके स्थान पर। अब AD की वैल्यू AD बराबर हो गया। चलिए तो 5/12 और इसमें से 13 का और गुणा करेंगे और 325 को घटा करके 169 कामन लेंगे। तो अगर काम किया जाए 169 में 13 का गुणा तो 13 9 117 को 7 हासिल 11 और 13 6 के 78 और 11 89 हो जाएगा। 89 को 9 1 13 कम 13 और 8 13 8 21 -325/169। तो घटा दिया जाए, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 3 गया 8 18169 5/12। तो 12 से इसको काट दिया जाए, 6 से काटा जाए, 6 दूना 12, 6 तिरिके 18, 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 से इसको काट दिया जाए 156, 2 1 कम 2, 2 25 10, 2 6 12, तो 5 × 156/169। अब इसको काट दिया जाए, बड़ी लंबा हो गया। 13 से कटेगा, 13 से कट जाएगा, 13 13 169 और 13 कम 13 13 दूना 26, तो ये भी 60/13 देखिए आ गया, 12 × 25 60/13। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि तरीका हमने आपको कई ठो बता दिया। अलग अलग तरीका से अलग अलग आंसर आता है, कोई तरीका लंबा होता है, कोई तरीका छोटा होता है। हम जितना तरीका जानते हैं उतने तरीके से हम अपने काम को कर सकते हैं। चलिए सबसे शॉर्ट मेथड हमने बताया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल करा लेंगे तो हमारा जल्दी आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये सवाल हमने 3 ढंग से लगाया। ये जरूर है कि कोई ढंग कठिन हो सकता है, कोई ढंग आसान हो सकता है, आपको प्रैक्टिस करना है, आप किसी तरीके को यूज कर सकते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 21। आइए 21 की बात करते हैं। 21 हमारा सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं a-1 2 √a+1। तो मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना करके भुजाओं को लिख लेता हूँ। दिया है a-1 सेंटीमीटर, फिर अगला है 2 √a सेंटीमीटर, अगला है a+1 सेंटीमीटर।
तीनों भुजा पता है, इसको ABC मान लिया जाए। चलिए, कह रहा ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज समकोण है। तो समकोण का कंडीशन आपको खूब पता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर देते हैं, शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग जोड़ लेते हैं तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा इसमें देख लिया जाए। अगर इन दोनों में आप चर्चा करें, ध्यान दें, तो इन दोनों में आप बड़ा इसी को कहेंगे। चलिए, तो ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि एक में से घटाया गया है, या एक में जोड़ा गया कि इन दोनों में ये बड़ा होगा। अब इन दोनों में ध्यान दिया जाए कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा। तो इसको कैसे डिसाइड करेंगे, चूंकि ये अक्षर है तो अक्षर को डिसाइड करना कठिन होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मान ले रहे हैं। मान ले रहे हैं ये बराबर 16, कुछ मान लीजिए, अब आपकी मर्जी। आप एक 1 मान लीजिए, 0 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। मान लीजिए हम 1 मान लेते हैं, तो इसका मान 2 आएगा क्योंकि ये +1 तो 1 + 1। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब रफ काम है, दिमाग लगाना। अच्छा, इसको देखा जाए तो 2 काड़ी में की वैल्यू 2 काड़ी में 1, यानी ये भी 2 हो गया, दोनों बराबर चल रहे हैं। अभी तक दोनों में डिसीजन है बड़ा कौन है, थोड़ा सा दूसरी संख्या लिया जाए, अभी पता चल जाएगा। अब 2 मान लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 भरेंगे तो 2 काड़ी में 2 भरेंगे तो काड़ी 2 का मान 1.414 होता है, आपको पता है। ये आएगा 2828, यानी ये 2 रुपया 82 पैसा आया, 3 रुपया आया। तो कन्फर्म होगा कि ये बड़ा होगा। क्लियर हो गया कि ये सबसे बड़ी भुजा होगी। जब ये सबसे बड़ी भुजा होगी तो ये दिया हुआ समकोण सिद्ध करना है। तो अब हम आते हैं हल पर, कैसे समकोण सिद्ध करेंगे। सबसे बड़ी भुजा तो हम लिख देंगे सबसे बड़ी भुजा, डिसीजन हमने कर लिया तो लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। तो क्लियर हो गया, ये +1 होगी। और जब बड़ी हो क्लियर हो गया तो दोनों छोटी छोटी होगी। तो नियम लगा रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग निकालते हैं तो कितना आएगा, a+1 का वर्ग कितना आएगा, तो आएगा a² + 1 + 2a। छोड़ दिया जाए यहीं पर। अब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग निकाल लिया जाए। तो 2 छोटी भुजाओं को लिख दिया जाए, वर्ग कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए। देखा जाए क्या इतना ही आ रहा है, तो निकाल लिया जाए। तो एक भुजा कितनी है, a-1 है। दूसरी भुजा कितनी है, 2√2a है। अब इसको आगे हल करते हैं, स्क्वायर करके, तो ये हो गया a² + 1 - 2a। आप समझ रहे होंगे क्योंकि a - b का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग माइनस दोनों का गुणा 2 से और गुणा, तो इसका मान इतना हो गया। और इसका वर्ग करेंगे तो 4 ये होगा, खाली 2 का वर्ग 4 और काणी में का वर्ग ये होता है। तो अब आप देखिए क्या मिला हमको, तो a² + 1 इन दोनों को मिला दिया जाए तो 4 में से 2 निकल गया क्योंकि ये -a+ है तो +2a आएगा। अब मिलाइए जरा इसको, इसको आपने क्या देखा, चूंकि दोनों चीज़ें बराबर है तो लिख देंगे चूंकि इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए यदि स्टेटमेंट आपको लिखना है तब लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज समकोण होगा। यही सिद्ध करना था, सिद्ध कीजिए समकोण है तो लिख देंगे त्रिभुज समकोण होगा प्रूव्ड। चूंकि सिद्ध करना है तो यहाँ उत्पत्ति लिख देंगे, हल नहीं, उपपत्ति। जब भी सिद्ध करना हो तो उत्पत्ति। चलिए, तो ये हम लोग 21 लगा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा, समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण के समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण के समकोण से एक लंब खींचा जाए, कर्ण के समकोण से, यानी कर्ण के सामने जो समकोण होता है, समकोण माने 90 अंश, वहां से अगर लंब खींचा जाए तो क्या होगा। तो पहले मैं ऐसे त्रिभुज बना लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, और इसी को 90 अंश वाला ऊपर वाला मान रहा हूँ। तो यहीं से लंब खींचना है, किस पर खींचना है, सामने वाली भुजा पर खींचना है। क्या लिखा है पढ़ लिया जाए। कह रहा समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण के समकोण से लंब खींचा गया तो सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्ग, यानी ये जो लंब आया इस लंब को अगर p मानना है तो p का वर्ग, p का वर्ग कर्ण की 2 रेखाखंडों के गुणनफल के बराबर। कर्ण देखिए नीचे वाला कर्ण होगा तो इसको हम पूरा नाम में दे दिया जाए ABC, या इसको D मैं नाम देता हूँ। और कर्ण 2 भागों में बट गया, एक BD और एक BC। तो कह रहा है इन दोनों भागों की
खंडों के गुणनफल के बराबर होगा, यानी BD और DC का गुणा करना है। रेखाखंडों के गुणनफल के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि लंब का वर्गकर्ण की दो रेखाखंडों के गुणनफल के छूट गया। गुणनफल के बाद आप लोग सुधार कर लेंगे, इसमें के लिख लेंगे, गुणनफल के बराबर है किताब में। चलिए, तो ये हमको प्रूफ करना है कि ये जो इसका वर्ग आएगा वो इसके और इसके गुणनफल के बराबर होगा। तो बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी हम लोग जो लगाए हैं लास्ट वाला मेथड, उसी का प्रयोग करके इसमें हम लगा देंगे। चलिए देखिए, तो मैं क्या कर ले रहा हूं, एक बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला नहीं, छोटा छोटा। अभी मैं बताया हूं कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, बाएं दाएं वाले। कैसे समरूप होंगे? क्योंकि एक कोण आप 90-90 देख रहे हैं, नो टेंशन, एक में तो कोई टेंशन है ही नहीं, 90-90 समझना। इसको अभी हम पिछले सवाल में इसको थीटा माने थे, तो ये निकला था 90 माइनस थीटा। मैं अब निकाल नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये पूरा 90 है, और इस पूरे 90 में से इसको घटा देंगे तो ये आएगा थीटा। यहाँ तक आपको उस बात समझ में आ गई। अब आप देखें, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो गया, क्योंकि इसका भी एक थीटा 90, इसका भी एक थीटा 90। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, तो निकालने के लिए हमने निकाला है। दो ही कोण से हमारा काम चल जाएगा। तो हम कहेंगे, आइए उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। तो उत्पत्ति में लिख देंगे त्रिभुज ADB में, मान करके पूरा कर दे रहा है। त्रिभुज ABD में माना, क्या माना? वही बाएं वाला कोण B को थीटा मान लिया जाए। तब कोण, इसको मैं निकाल रहा हूँ BAD को, तो BAD को निकाल लिया जाए। तो कैसे निकलेगा? 180 में से घटा देंगे, किसको किसको जोड़ के? शेष दो कोणों को। तो इसको निकालना है, इन दोनों को जोड़ लिया जाए, 180 में से घटा दिया जाए, यानी थीटा को 90 को जोड़ लिया जाए। चलिए, तो 180 माइनस थीटा माइनस 90, अब इन दोनों का मान प्लस 90 हो गया, माइनस थीटा रहेगा, तो ये कोण निकल गया। अब इसको निकाल लेंगे पुनः कोण DAC की बात करें, DAC यानी राइट वाला, ये वाला है। तो DAC कैसे निकलेगा? तो 90 में से घटा देंगे, किसको? BAD को, ये वाले BAD को। तो 90 में से BAD को घटा देंगे, BAD हम निकाल चुके हैं 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस 90 और प्लस थीटा, क्योंकि ये चिन्ह जो है इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, माइनस प्लस खत्म हो गया, प्लस थीटा आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज बाएं वाला माने ADB समरूप हो जाएगा त्रिभुज दाएं वाला। क्रम पर ध्यान देना, एक खाली से है तो उसमें C खाली से है, D 90, इसमें B 90, यहाँ B थीटा तो यहाँ A थीटा। ठीक है, कौन सा नियम? एंगल सिमिलरिटी। दो कोणों को हमने बराबर दिखा दिया। चलिए, अब जब बराबर दिखा दिए तो समरूपता का नियम लगेगा। क्या होता है समरूपता का नियम? संगत भुजा का अनुपात बराबर, संगत भुजा का अनुपात बराबर। तो संगत भुजा का अनुपात निकाल लिया जाए, बराबर कर दिया जाए। संगत भुजा का अनुपात बराबर, तो संगत भुजा अगर हम लेते हैं इसका AB, लेकिन ये भी मैं नहीं लूंगा क्योंकि जो लाना वो BD DC और AD से मतलब है, तो इसका मैं AD ले रहा हूँ। ये AD, इसका AD लिया और एक BD ले रहा हूँ नीचे, बस दो ही भुजा, नीचे नहीं लूंगा, ऊपर ऊपर। एक त्रिभुज की भुजा ऊपर ऊपर, तो इसकी दो भुजा हमने लिया ऊपर ऊपर, अब इसकी दो भुजा लेंगे नीचे नीचे। चलिए, तो AD का संगत इसमें कौन होगा? अगर इसमें AD की बात करें तो खाली से 90 से, तो इसमें खाली 90 से कौन है? खाली 90 DC है, तो मैं नीचे DC लिख रहा हूँ। अब BD अगर इसमें बात किया जाए तो BD थीटा 90 से है, तो इस वाले में थीटा 90 से कौन है? AD है, तो नीचे मैं AD लिख देता हूँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो AD का AD गुणा AD का स्क्वायर हो गया BD इंटू DC। तो हम लोग अपने प्रूफ पर पहुँच गए, और AD को ही P माना गया था। AD को क्या माना गया था? P माना गया था। तो ये बात हमको प्रूफ करनी थी, P स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। तो सारे नियमों को आपको जानना है, समरूपता को भी समझना है, क्योंकि बिना समरूपता के काम नहीं चलेगा, सब चीज़ों को समझना है। तो यहाँ देखिए, हमारा समरूपता सहयोग कर दिया, आसानी से हमने प्रूफ कर दिया। तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद एक 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सवाल कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। तो एक त्रिभुज हमने बना दिया, सी को समकोण लिखना है, इसलिए सी हमने इस वाले को मान लिया, 90 वाले को, क्योंकि वही समकोण है। बाकी ए और बी किसी को मान सकते हैं। फिर कह रहा कि AC बराबर √3 BC। यह जो AC है वो काणी में 3 BC है, BC। तो AC को हमने काणी में 3 BC लिख दिया। चलिए अब हमको बताना नहीं है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कोण ABC बराबर 60, कोण ABC बराबर 60 डिग्री। तो देखिए बीच में जो होता है उसी को मानते हैं कोण। ABC को 60 लाना है, यानी B को 60 लाना है। किसको 60 लाना है? B को। तो B को ही 60 लाना है, तो B को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा लिख दे रहा हूँ। थीटा का मान 60 लाना है, कुछ नहीं करना है, एक लाइन का सवाल है। हल में लिख देंगे त्रिभुज ABC में कोण C है 90 डिग्री। इसलिए लंब आप समझ रहे हैं कि ये वाला लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप आधार कहेंगे, ये भी कह सकते हैं, इसको कर्ण कहेंगे, आप सब समझ रहे हैं। इसमें मैं ले लेता हूँ tan थीटा। हाइट एंड डिस्टेंस वाले ट्रिग्नोमेट्री में चला जाता हूँ, चूँकि कोण निकालना है। तो कोण के लिए ट्रिग्नोमेट्री सहयोग करती है हमारी। जब भी कोण निकालना हो तो ट्रिग्नोमेट्री में जाइए। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, सबको पता है लंब बटा आधार। तो लंब और आधार भर दिया जाए। तो लंब कितना है? काणी 3 × BC आया, आधार तो BC है। BC साहब कट गए BC से, तो tan थीटा बराबर काणी 3 आया। वैल्यू आपको पता है 60 अंश का मान होता है। तो ख़त्म हो गया सवाल। कोण ABC बराबर, इसलिए लिख देंगे, इसलिए कोण ABC बराबर 60 अंश। चलिए नोट करिए। इसके बाद 7.4 को हम लोग पूरी तरह से समाप्त कर लिए। बाकी आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर लिख के आप सेंड करेंगे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर, आपको सवाल बता दिया जाएगा। 7.4 का एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 10 छोटा सा सवाल है। देखिए सवाल में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज, बहुत अच्छी बात है, समबाहु त्रिभुज तो हमारा बहुत सहयोग करता है। समबाहु त्रिभुज ABC, तो मैं चित्र बना देता हूँ। ABC समबाहु का मतलब आप जानते हैं सारी भुजा बराबर होती है। BC के बिंदु D पर मिलने वाला लंब, BC का एक पॉइंट D है और यहाँ से लंब मिल रहा है। तो ये जो लंब हमको मिल रहा है BC के बिंदु D पर जो मिलने वाला लंब है, तो सिद्ध करना AD का स्क्वायर प्रूव करना है। AD का स्क्वायर बराबर 3 टाइम BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम BD का स्क्वायर। देखिए तो आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज है, AD का स्क्वायर 3 टाइम BD का स्क्वायर। तो मैं इसमें लगा देता हूँ अपोलिनियस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? अपोलिनियस प्रमेय। अपोलिनियस प्रमेय को हम लोग एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी जानते हैं। तो मैं स्टेटमेंट ही लिख रहा हूँ। स्टेटमेंट आपको पिछले वीडियो में सब बता दिया था। चलिए फिर से मैं लिख देता हूँ। तो अपोलिनियस प्रमेय या इसका स्टेटमेंट ये होता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग, दो भुजा जैसे AB और AC को लिया जाए, तो इसके वर्गों का योग वो बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तीसरी भुजा का आधा। ये पहली भुजा मानते हैं, इसको दूसरी मानते हैं, तो पहली और दूसरी के वर्गों का योग हमने निकाल लिया। अब तीसरी भुजा BC होगी। तीसरी भुजा कौन होगी? BC होगी। इसका आधा माने मैं BD को लिख देता हूँ। हम DC को भी ले सकते हैं, BD भी ले सकते हैं। इसका वर्ग और माध्यिका AD, देखिए माध्यिका है, चूंकि DBC का मध्य बिंदु, यहाँ से लंब डाला गया। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज जब किसी शीर्ष से लंब डालते हैं तो वो सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटता है। तो ये लंब माध्यिका भी होती है, ये लंब के साथ साथ माध्यिका भी होती है। आपको याद करना चाहिए, अंडरस्टूड बात है।
समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है। अगर अन्य कोई त्रिभुज की बात करें तो ऐसा नहीं होता। अगर मान लिया जाए कि विषमबाहु त्रिभुज लिए, यहाँ जब लंब डालेंगे तो ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ये लंबाई ज़्यादा हो गई, ये लंबाई कम हो गई। समद्विबाहु में भी ऐसा होता है। अगर ये भुजा बराबर हो और यहाँ भी आप लंब डाला है तो लंब इसको दो भागों में बांटता है, समद्विबाहु में और समबाहु में। ये समद्विबाहु के लिए या समबाहु के लिए सही बात है, लेकिन विषमबाहु के लिए सही बात नहीं है। तो देखिए, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये लंब डाले हैं तो मध्यिका बनेगी। मध्यिका का मतलब ये दूरी बराबर होगा, ये हमें याद होना चाहिए। तो ये हमने BD ले लिया और फिर मध्यिका का वर्ग के योगफल के डबल के बराबर, डबल माने दुगुना, इसका दुगुना के बराबर होता है। इसको कहते हैं अपोलिनियस प्रमेय, या इसको शॉर्ट में हम लोग माध्यिका प्रमेय भी कहते हैं। स्टेटमेंट एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा का आधा और उसकी संगत मध्यिका के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। तो ये हमने लिख दिया सूत्र। इसी सूत्र में सब पुटअप कर देता हूँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए, ये भी पता नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ये मान लेता हूँ। तो ये भी ये होगा और ये पूरी लंबाई भी ये होगी, ये लंबाई ये का आधा होगी क्योंकि ये आधा है। और समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर होगा, ए तीनों ये आधा हो जाएगा, a/2 चलिए भर दिया जाए। तो ये भी को मैं क्या लिख दूँ, ये लिख देता हूँ। AC को क्या लिख दूँ, ये लिख देता हूँ। चलिए 2 टाइम BD को क्या लिख दूँ, a/2 लिख देता हूँ, इसका वर्ग कर देता हूँ। और AD को मैं दो चीज़ को तो 9 लिखा जाए, AD BD है तो AD और BD को तो छोड़ ही दिया जाए। AD और BD को AD या BD रहने दिया जाए, चूँकि वो लाना सवाल में हमको। तो BD को भी BD छोड़ दिया जाए, इसको। त्रिभुज समबाहु त्रिभुज से BC के बिंदु D पर मिलने वाला लंब AD है। BC के बिंदु D पर मिलने वाला लंब AD है। AD स्क्वायर 3 टाइम BD स्क्वायर। चलिए, तो ये हो गया 2 टाइम A स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम BD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम AD का स्क्वायर। तो मैं 2 का गुणा करके अलग अलग भी कर लिया। अब देखिए, चूंकि सवाल को AD BD में पहुंचाना है तो इसको तो हम टच नहीं करेंगे AD BD को, इसको टच करके कुछ AD BD में बदल दिया जाए। तो इसको 2A को मैं लिख देता हूँ, A को तो मैं लिख देता हूँ BC और 2 है, A को मैंने BC लिख दिया। आप समझ भी पा रहे होंगे BC क्यों किया, क्योंकि BC ही BD में बदलेगा। तो यहाँ A को मैंने BC लिख दिया। A को हम AB भी लिख सकते हैं, AC भी और BC भी लिख सकते हैं। BC इसलिए लिखे चूँकि BD में मैं बदलना चाह रहा हूँ, तो जब तक BC लिखूंगा नहीं तब तक BD आएगा नहीं। अब इसको बाकी को मैं उतार दे रहा हूँ, जो जैसे है BD स्क्वायर प्लस 2 टाइम AD स्क्वायर। चलिए, अब BC को मैं लिख देता हूँ 2 टाइम BD, इतना लिख देता हूँ, क्योंकि BD का डबल BC के बराबर होगा, BD का डबल BC के बराबर होगा। सही बात है। चलिए, तो ये 4 हो जाएगा, अंदर 4 अब BD स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पर भी आएगा, 2 BD पर भी आएगा, तो 4 BD स्क्वायर हो गया। ये 2 टाइम BD स्क्वायर हो गया, 2 टाइम AD स्क्वायर हो गया। 2 को तो सब जगह से काट दिया जाए। इस BD को बाएं कर दे रहे हैं, तो 4 टाइम BD का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो यहाँ 4 BD में से 1 BD निकलेगा तो मिलेगा हमको 3 BD। क्या बनेगा? 3 BD बन जाएगा। अब ये हो गया 3 टाइम BD का स्क्वायर, यही हमको लाना था, बराबर AD का स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। 3 टाइम BD का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो ऐसे भी किया जा सकता है। चलिए, एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ आपको। ये तो हमने बता दिया आपको अपोलिनियस प्रमेय से, इसको माध्यिका प्रमेय भी कहते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म होता है, किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के वर्ग तथा उसकी मध्यिका के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। इस नियम से हमने आपको बता दिया। दूसरा नियम देखते हैं, और छोटा इसको कर दिया जाए, और छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, देखना हो जाता है क्या।
खूब छोटा कर दिया जाए इसको। एक मैं हाइट एंड डिस्टेंस की मदद ले रहा हूँ, देखा जाए क्या सहयोग हो रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ले चलते हैं सवाल को, और इसको ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से लगा देते हैं। यहाँ से लंब डाले डी, ये आधा आधा हो गया, हमको पता है, हमको बताना है ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम बी डी का स्क्वायर। चलिए तो आइए उत्पत्ति देखते हैं। सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड हमारा है, हम इसी त्रिभुज में कर रहे हैं, त्रिभुज एबीडी में, क्योंकि इसी में एडी बीडी सब है। तो त्रिभुज एबीडी में देखिए हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है, जैसा कि किताब में चर्चा है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में आपको खूब कहानी पता है कि सारे कोण 60-60 डिग्री होते हैं, चाहे ए वाला हो, चाहे बी वाला हो, चाहे सी वाला हो, सब 60-60 अंश होंगे। तो ये भी 60 अंश होगा, लिख देता हूँ मैं 60 अंश। चलिए लिख दिए 60 अंश। अब tan 60 का फार्मूला लगा देना। tan 60 सबको पता है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, इस त्रिभुज में लंब क्या होगा? AD होगा, आधार क्या होगा? BD होगा, पता है सबको। चलिए काणिम 3 हो गया बराबर AD बटा BD, तिरछी तिरछा गुणा, तिरछे तिरछा गुणा। तो काणिम 3 BD, AD बराबर काणिम 3 BD, AD बराबर काणिम 3 BD। दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या मिल गया हमको? AD का वर्ग, इधर काणिम 3 BD का वर्ग। तो आप समझ ही रहे होंगे क्या आने वाला है। AD स्क्वायर बराबर 3 टाइम BD का स्क्वायर, सबसे 60 मीटर। सब कुछ ना याद हो, सिर्फ tan थीटा लगा दीजिए। समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक कोण 60-60 अंश होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद 7.4 हम लोग समाप्त कर लिए। बाकी जो भी सवाल हैं, विविध प्रश्नावली है, वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप घर पे इसको सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।